हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ द्वितीय प्रशासनिक संस्थाओं में आज का विषय है लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना और उसकी समस्याएं, प्रॉब्लम्स। ठीक है। सबसे पहली आलोचना जो लोक कल्याणकारी प्रशासन की जाती है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। आलोचक ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि कल्याणकारी राज्य की प्रणाली के द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। बहुत से राज्य केवल अपने नियंत्रण में ही कार्य करवाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्य के कर्मचारियों की शक्ति बढ़ जाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। राज्य की बाध्यकारी शक्ति का उपयोग बढ़ जाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी आ जाती है, उसका हनन होता है। अर्थात व्यक्ति अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकता। जो भी कार्य करना है वो सरकार की इच्छा के अनुसार ही या राज्य की इच्छा के अनुसार ही करना होता है। दूसरा है राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग। आलोचक ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की आड़ में धनी वर्ग से उसका धन लेकर समाज में समानता स्थापित करने के लिए राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो कि सर्वथा वर्जित है, बिल्कुल ही गलत है। तीसरा है नौकरशाही का विकास। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नौकरशाही की शक्तियाँ बढ़ने का भय रहता है। सरकार के कार्यों और दायित्वों में वृद्धि के कारण प्रशासन का ढांचा बहुत बढ़ जाता है, उसका विकास हो जाता है। इससे शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। अगली आलोचना का पॉइंट है प्रेरणा का अभाव। लोक हितकारी राज्य के द्वारा प्रदान की गई सेवाएं सबको प्राप्त होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी जो स्वयं अपने संकट का निवारण करने की क्षमता रखते हैं, और बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आत्मनिर्भरता की आवश्यकता ही नहीं समझते और वे अपने कार्य में ढील देते हैं और राज्य पर आश्रित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नया काम करने के लिए प्रेरणा का अभाव सदैव बना रहता है। समग्रवादी शासन का भय। कल्याणकारी शासन से एक यह भय भी व्याप्त रहता है कि जनतंत्र की आड़ में समग्रवादी प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है। ऐसा राज्य राज्यवाद को बढ़ावा देकर सर्वत्र राज्य की सत्ता को ही स्थापित करने का प्रयास करता है। खर्चीला शासन। कल्याणकारी राज्य काफ़ी खर्चीला होता है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो कल्याण से संबंधित कार्यों को करता है, और ऐसे कार्यों को करने के लिए पैसे का होना या वित्त का होना अति आवश्यक है, और सारे कार्य राज्य के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। जैसे जैसे राज्य का नियंत्रण बढ़ता है वैसे वैसे महंगाई और लागत भी बढ़ने लगती है। उत्पादन में कमी होने लगती है। कल्याणकारी राज्य में सामान्य जन की भलाई के लिए राज्य को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। इसके लिए सरकार को धनी व्यक्तियों पर काफ़ी बड़े पैमाने पर कर लगाने होते हैं। इससे धनी व्यक्ति हतोत्साहित होते हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए मन लगाकर काम नहीं करते। परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना नहीं है कि लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य एक दूसरे के विरोधी हैं। कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य लोकतंत्र की ही भांति नागरिक द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपयोग को संभव बनाना है। राज्य के कार्यक्षेत्र का इस ढंग से विस्तार करना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बाधित न हो और राज्य अपने कल्याणकारी कार्यों को भी कर सके। कल्याणकारी राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करता है, सामाजिक परिवर्तन के लिए जनतांत्रिक साधनों को अपनाता है। आधुनिक लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता
इस तथ्य पर निर्भर करती है कि राज्य किस सीमा तक अपने नागरिकों के बेसिक नीड्स को पूरी कर पाता है। लोकतंत्र के स्वस्थ विकास के लिए काम करना, कमज़ोर वर्गों की सहायता करना, बीमारी के समय लोगों को सहायता प्रदान करना आवश्यक है। वस्तुतः लोकतंत्रात्मक शासन में अच्छे जीवन के लिए वातावरण को तैयार करना कल्याणकारी राज्य का एक लक्षण है। लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य विरोधी नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद हम करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की समस्याएं। आधुनिक राज्य के अस्तित्व का आधार यही माना जाता है कि नागरिकों की कितनी सेवा कोई राज्य कर सकता है। राज्य लोक कल्याण की भावना से ही कार्य करते हैं, किंतु उनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे वे सफलतापूर्वक कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं। आर्थिक साधनों का अभाव। नागरिकों को अधिकतम कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रचुर आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है। अधिकांश राज्यों की आर्थिक स्थिति वर्तमान में ठीक नहीं है या बहुत दुर्बल है, अतः वे कुशलता से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। उनके पास हमेशा आर्थिक साधनों का अभाव रहता है। दूसरा है नौकरशाही की समस्या। कल्याणकारी राज्य में अधिकांश कार्य सरकारी कर्मचारी करते हैं। जन कल्याण की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को ये नौकरशाह असफल बना देते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही के अभाव में कल्याणकारी राज्य की गति धीमी पड़ जाती है। वैचारिक संघर्ष की समस्या। वैचारिक दृष्टि से कल्याणकारी राज्य की धारणा व्यक्तिवाद और समाजवाद का मिश्रण है। दोनों विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके संतुलित और मध्यम मार्ग पर चलना अत्यंत मुश्किल है। इन सब चीज़ों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य के विरोध में दिए जाने वाले तर्क पूरे नहीं हैं, समुचित नहीं हैं। इंग्लैंड में लोक कल्याण सेवाओं में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन का तर्क भी ठीक नहीं है। कल्याणकारी राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की भूमिका के मध्य समुचित समन्वय किया जाता है। एक की दूसरे के लिए बलि नहीं दी जाती, अपितु दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय को अपना लक्ष्य मानता है, जिसकी प्रेरणा इसे समाजवाद से मिलती है। अतः समाजवाद को क्रियान्वित करने वाली शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य ही है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुनान मिडल ने अपने शब्दों में ये बोला है कि पिछले 50 वर्षों में सभी प्रकार का संपन्न पाश्चात्य देशों में लोकतंत्र पर आधारित कल्याणकारी राज्य बन गए हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास, सभी नागरिकों के लिए रोजगार, युवाओं के लिए समानता के अवसर, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, जिसके अंतर्गत आय के अतिरिक्त समुचित खुराक, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के विकास में सहायक ही होता है। वे किसी भी प्रकार की व्यक्ति की व्यक्तिगत चीज़ों का हनन नहीं करता है, बल्कि उन्हें विकास के अवसर प्रदान करता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बाद एक नई अवधारणा का विकास हुआ, जिसे हम प्रशासकीय राज्य की अवधारणा कहते हैं, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।